प्रणाम दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो पिछले वीडियो में हमने आर्यंस की और हड़प्पन सिविलाइजेशंस की तो पार्ट हमने ख़त्म कर लिया और आर्यंस के वंशज के बारे में हमने जाना था कि आर्यंस का ओरिजिन क्या होता है। अब चलिए देखते हैं आर्यंस। अब पढ़ते हैं वैदिक एज पर, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए उस पर हम अब अपने पॉइंट वाइज आते हैं। वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड या आप बोले वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में देखिए, ये सभ्यता का एक टाइम पीरियड, एक निश्चित टाइम पीरियड है। इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जो टाइम पीरियड ये लिखा हुआ टाइम पीरियड मिला है हमें बुक में, उसके हिसाब से कितना टाइम पीरियड इसका 1500 BC से 500 BC तक ये समय काल जो इसका टाइम पीरियड इतना रहा था वैदिक काल का। ठीक है दोस्तों, देखिए वैदिक काल में हम इंपॉर्टेंस किसको, मतलब हम पढ़ते किसके बारे में, आर्यंस के बारे में या आर्य जिसको बोलते हैं हम लोग, आर्यंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसके समय काल को जो है दोस्तों दो पार्ट में बांटा गया है। अर्ली वैदिक काल यानी प्रारंभिक वैदिक काल में, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC तक के बीच का है, और जो लेटर वैदिक पीरियड है दोस्तों वो 1000 BC से 500 BC के बीच में है। अब जो ये आप जो देख रहे हैं तो ये किस आधार पर हम बोल रहे हैं कि समय काल को इस अनुसार बांटा गया है, दो फेज में बांटा गया है। तो देखिए इन्होंने खुद अपनी बुक के हिसाब से, इन्होंने बुक आर्यंस जो होते थे वो बुक लिखा करते थे, तो वो अपने 4 बुकों को लिखा था उन्होंने, 4 वेदास को बारे में उन्होंने बताया था। तो जो ऋग वेदा है, ऋग वेदा के अनुसार ये डिटेल उसमें ऋग वेदा के में हमें मिला है कि उन्होंने टाइम पीरियड को जो है 2 फेज में दिया है। तो वहीं से हम लोग ऋग वेदा के अनुसार ही हम इसे टाइम पीरियड को लेते हैं। और देखिए जितने भी आर्यंस थे वो नोमैडिक थे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो रहने का, एक जगह वो सेटलमेंट नहीं थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, मतलब एक जगह से रहते थे फिर दूसरे जगह चले जाते थे, फिर तीसरे, जैसे बंजारे लोग करते हैं उसी प्रकार वो थे। अब देखिए, अब हम देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में यानी प्रारंभिक वैदिक काल में जो 1500 BC से 1000 BC के बीच वो कहाँ रहते थे, और लेटर वैदिक काल में वो कहाँ रहने चले गए। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया में उसका जो स्टार्टिंग, आपको मैंने ओरिजिन में हमने देखा था कि वो बहुत जो सिद्धांत जिसमें अभी सभी मतलब कि अधिकतर विद्वान विश्वास करते हैं वो मैक्स मुलर का सिद्धांत था, थियरी था। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया से जो है आर्यंस लोग आए हैं इंडिया में। ठीक है, कई बुक में ये भी लिखा है कि सेंट्रल एशिया से वो ईरान आए, ईरान के बाद इंडिया आए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। तो इस काल में आर्यंस भारत में आना शुरू किए थे। इस काल के दौरान, अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान यानी 1500 BC से 1000 BC के दौरान उन्होंने भारत में आना उन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, जो भारत की उत्तरी और पश्चिमी पहाड़ों में, उत्तरी और पश्चिमी पहाड़ों में, नदर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन जो साइड है, जिसको हम लोग सप्ता सिंधु करके पढ़ते थे, ये जो 7 नदियां हैं यहाँ पर, 7 नदियों के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, उस सप्ता सिंधु मतलब इस एरिया में वो आना बसना शुरू कर दिए। नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये, तो यहाँ पर आना वो धीरे धीरे बस गए, जिसे हम लोग सप्ता सिंधु के नाम से भी जानते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वो कहाँ बसते थे, तो सप्ता सिंधु बोलिए या तो आप बोलिए नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये समय, जिस समय की बात हो रही है 1500 BC और 1000 BC के बीच की, तो ये सारा जो पाकिस्तान का पार्ट था तभी इंडिया ही कहलाता था, इसीलिए इसको कहा जाता है भारत का उत्तरी और पश्चिमी भाग। भारत का जो उत्तरी और पश्चिमी पहाड़ एरिया है वहाँ पर जाकर रहा करते थे आर्यंस लोग। ये है प्रारंभिक वैदिक काल का पीरियड, देख लीजिए यहाँ पर मैप के हिसाब से दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए इस एरिया था उन लोगों का प्रारंभिक वैदिक काल। अब हम लोग चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में यानी उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 BC से 500 BC के बीच में है। इस समय उन्होंने लोहा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लोहा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लोहा के मदद से उन्होंने औजार बनाए, और औजार बनाने से उन्होंने क्या किया, जो जितने भी फॉरेस्ट लगाए थे, तभी तो फॉरेस्ट ही था ना, तो धीरे धीरे वो मतलब कि पेड़ पौधे को काटते गए और भारत की मतलब अंदर चलते आए, मतलब पेड़ पौधा को काटते काटते प्रवेश करना शुरू किया। तो भारत की दक्षिणी और पूर्वी इलाका में प्रवेश करना शुरू कर दिया था इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में जो है उन्होंने भारत की दक्षिण और पूर्वी मतलब पार्ट में प्रवास करना, माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। अब देखिए ये पार्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी, ये जो है इस पार्ट जिस एरिया में लेटर वैदिक पीरियड में जहाँ पर आर्यंस लोग रहते थे वो जेनेटिक प्लेन का एरिया होता था। जेनेटिक प्लेन मतलब यमुना और गंगा के नदी के जितने भी वैलीज बोल सकते हैं, उसके जो किनारे हैं जितने भी, उस एरिया को बोलते हैं जेनेटिक प्लेन। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में वो यहीं पर रहा करते थे। तो ठीक है, हमने देख लिया कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें पता चल गया कि वो कहाँ रहते थे, और आपका लेटर वैदिक काल में भी हमने देखा था
देख लिया कि कहाँ हो रहे थे। तो देखिए उसके टाइम काल को 2 पीरियड में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, प्रारंभिक वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। 1500 BC से 1000 BC को माना जाता है प्रारंभिक वैदिक काल, और 1000 BC से 500 BC को माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ये इंपॉर्टेंट था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का सोर्सेस यानी एविडेंस। किस एविडेंस के अनुसार वैदिक सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया गया है, किस एविडेंस के अनुसार, किस किस एविडेंस का यूज़ किया गया था। देखिए हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के उस समय हमें पता चला कि वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का हमें एविडेंस मिला है, जो कि है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। जो सोर्स है हमारा वहाँ एविडेंस का, वो पुरातात्विक स्रोत है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 2 टाइप ऑफ हमें सोर्सेज दिखाई देगा। एक तो है लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्य स्रोत, और दूसरा आपको पुरातात्विक स्रोत। दोनों टाइप ऑफ स्रोत, जो 2 प्रकार के स्रोत हैं यहाँ, वो दोनों देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं। देखिए लिटरेरी सोर्स में आपका क्या आता है, मेनली आता क्या है, हम लोग किस साहित्यिक स्रोत में हम लोग बात क्या करेंगे, साहित्य का रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे वैदिक टेक्स्ट की। जो वैदिक टेक्स्ट बुक होता है मेनली हम उसकी बात करने वाले हैं। देखिए वैदिक टेक्स्ट बुक को भी 2 फेज में बांट दिया गया है, 2 टाइप में बांट दिया गया है, अर्ली वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट। अभी तुरंत हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड जो है, पीरियड है उसको भी बांटा गया है अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसमें क्या आएगा, 1500 BC से 1000 BC के दौरान जो भी बुक लिखी गई होगी वो अर्ली वैदिक टेक्स्ट के अंदर आता है, और लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर आता है आपका जो बुक 1000 BC से 500 BC के बीच लिखी गई होगी। तो 2 टाइप ऑफ बुक्स, मतलब कि जो बुक का वैदिक टेक्स्ट बुक है उसको कैटेगराइज किया गया है, एक अर्ली वैदिक टेक्स्ट में, एक लेटर वैदिक टेक्स्ट के। तो देखिए अर्ली वैदिक टेक्स्ट के दौरान हमें ऋग वेदा, यानी ऋग वेदा कहने का मतलब है कि जो 4 वेदाएं होती है, तो ऋग वेदा हमें देखने को मिल गया था। ऋग वेदा जो है इसी फेज में लिखा गया, इसी दौर में लिखा गया था। आपका बात देखिए, इसके बाद जो लेटर वैदिक टेक्स्ट में क्या लिखा गया, ब्राह्मणास के बारे में बताया गया, आरण्यक के बारे में बताया गया, उपनिषद के बारे में बताया गया। ये लेटर वैदिक टेक्स्ट बुक के दौरान ये सब लिखी गई थी बातें उसमें। अब देखिए वैदिक साहित्य जो है, वैदिक का जो साहित्य है वो है, उसका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत में लिखी गई है। जो वैदिक टेक्स्ट बुक है उसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है वेदा का आप जो अर्थ देख रहे हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं वेद का बात कर रहे हैं, 4 वेदा का बात किया ना, तो उसी को वेद बोल रहे हैं। तो संस्कृत शब्द में इसका मीनिंग होता है सेक्रेड नॉलेज, यानी कि पवित्र धार्मिक ज्ञान। एक पवित्र या धार्मिक ज्ञान बोल सकते हैं, उसका मतलब होता है वेदा। वेदा अगर कोई अर्थ पूछे तो आप उसे सिंपली बता दें, एक पवित्र या धार्मिक ज्ञान की हम लोग बात करेंगे। तो साहित्य यही दर्शाता है, वेद के अंदर हमें यही मिलता है, धार्मिक और पवित्र ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वैदिक साहित्य को कैटेगराइज किया गया है, मतलब बांटा गया है 2 भाग में। एक तो श्रुति है, एक होता है स्मृति। देखिए श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब स्मरण करना, याद करना। अब देखिए श्रुति के अंदर जो है जिस प्रकार का टेक्स्ट होता था उसमें क्या होता था, इसे संत लोग क्या करते थे, बोल बोल के, वो टेक्स्ट में जितने भी मंत्र वगैरह उच्चारण करके मतलब ईश्वर भगवान के सामने प्रकट करते थे, अपनी धार्मिकता को दिखाते थे ईश्वर के सामने, ठीक है। अब मानिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अगर इसे सिखाना है इस तरह के टेक्स्ट बुक को, मतलब उसे नॉलेज प्राप्त करवाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते थे, मौखिक रूप से श्रुति के अंदर टेक्स्ट बुक का नॉलेज, ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाई जाती थी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं स्मृति की। तो स्मृति में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो बुक्स जो भी लिखी गई है वो ऋषियों के द्वारा लिखी गई होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों टाइप से, मौखिक रूप से और लिखित रूप से, दोनों टाइप से यहाँ पर क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान मतलब पहुँचाया जाता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए वैदिक साहित्य के वर्गीकरण, यानी कि जो वैदिक हम लोग बुक पढ़ेंगे, आखिर उसमें कितने बुक्स हमें पढ़ने होंगे। वैदिक जो है, वैदिक साहित्य के अंदर कितने टाइप ऑफ बुक्स आते हैं, तो देखिए मेनली इसका 4 वर्गीकरण देखने को मिलता है। 4 वेदा के बारे में पढ़ना पड़ता है, एक ब्रह्मणास के बारे में पढ़ना हो सकता है। हाँ, इसमें यह है कि ब्रह्मणास के अंदर आपको कैटेगराइज मिलेगा, जैसे 4 वेदा यानी 4 वेदास हमको पढ़ना पड़ता है। इसी तरह आरण्यक, इसके अंदर भी हमें कैटेगरी देखने को मिलेगा। उपनिषद, हमें उपनिषद, ये 4 मेनली ब्रॉड कैटेगरी वर्गीकरण किया जाता है वैदिक साहित्य का,
यानी वैदिक साहित्य बुक को मतलब वैदिक साहित्य जो उसको 4 फेज में बांटा गया, 4 तरह का आप बुक मान सकते हैं, तरह बुक मान लीजिए। 4 वेदा वाला बुक, ब्राह्मणास वाला बुक, आरण्यक वाला बुक और उपनिषद वाला बुक। अब हो सकता है कि उस बुक का भी कैटेगरी क्या होगा, जैसे 4 वेदा का बात है तो इसमें 4 को बुक बनाया गया अलग अलग वेदा का, उसी तरह ब्राह्मणास में भी हुआ हो सकता है, आरण्यक में भी हो सकता है और उपनिषद में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक एक करके 4 वेदा जो है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, ये सब वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या होगा आगे में किसी को बताने में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम इजीली कर पाए। चलिए हम लोग पहले समझते हैं ऋग्वेदा को। देखिए ऋग्वेदा को सबसे प्राचीन वेद माना गया है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। अब देखिए दूसरी बात है कि सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक की बात करें तो वो कोई नहीं बल्कि ऋग्वेदा है। ठीक है, अब देखिए इस पुस्तक को विश्व का द फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन काइंड हम लोग का होता है, जो हम ह्यूमन जो जीवन का अर्थ होता है, जो ह्यूमन का जीवन का अर्थ में बताता है, जो पहला पुस्तक जो हमें जीवन का अर्थ को समझाने की कोशिश करे वो है ऋग्वेदा। ठीक है, इसके अंदर 10 मंडल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 10 मंडल्स हैं यानी कि 10 चैप्टर्स हैं और 1028 मंत्र हैं। टोटल इसके अंदर 10 चैप्टर हैं, 1028 मंत्र, हिम्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो इसके अंदर 1028 है। पहला और 10वां मंडल को यानी कि मंडल जो चैप्टर है उसको बाद में जोड़ा गया था, पहला और 10वां, उसको 10वां जो और पहला जो है उसको बाद में जोड़ा गया था चैप्टर्स को ऋग्वेदा के अंदर। देखिए तृतीय मंडल में मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ अनोखी बात लिखी गई है जिसे हम चर्चा में हमेशा लाते हैं। तो देखिए तृतीय मंडल यानी जो तीसरा मंडल होता है, तीसरा चैप्टर जो है उसमें गायत्री मंत्र, जो फेमस गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है उसकी बात इसमें की गई है। इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है तृतीय मंडल में। 7वां मंडल जो इसमें दशराज के युद्ध के बारे में बताया गया है। 9वां मंडल में आपका सोम देवता वनस्पति भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी बात बताई गई है। 10वां मंडल में हमें जातियों का विभाजन पर हमें वर्णन किया गया है, जातियों के विभाजन के ऊपर फैक्ट्स बताए गए हैं। अब देखिए ऋग्वेदा को द लाइफ, जो ऋग्वेदा है जो लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, ऋग्वेदा हमें इंडिकेट करता है ऑथेंटिक नॉलेज ऑफ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताता है लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, यानी जिस समय की ये बात हो रही है 1500 BC के समय की, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है, असली जो नॉलेज है हमें कहाँ से मिल रही है कि उस तरह वहाँ के लोग किस प्रकार थे, क्या टाइम पीरियड था, तो असली जो नॉलेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है हमें वो ऋग्वेदा बुक से हमें, ऋग्वेद से हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए अधिकतर जो इंडियन फिलोसफी होती है वो ऋग्वेदा के अंतर्गत यानी ऋग्वेदा पर बेस्ड हुई होती है। ऋग्वेदा फिलोसफी यानी जिस पर हम जीवन का अर्थ पर अध्ययन किया जाता था और जीवन के अर्थ पर अध्ययन किया जाता है, अलग अलग विचारों मतों पर अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं जीवन दर्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडियन फिलोसफी। उसके बारे में जितने भी अधिकतर इंडियन फिलोसफी जो है वो बेस्ड हैं किस पर, ऋग्वेदा पर बेस्ड होकर के लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ऋग्वेदा की बात। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सामवेद को। यहाँ जो सामवेद है यानी जो यहाँ सामा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, स्वीट सॉन्ग, स्वीट संगीत, जो स्वीट संगीत या मेलोडी जो सॉन्ग होता है उसी को मतलब सामा बोलते हैं। देखिए इस वेद के अंदर इस वेद को हम लोग संगीत का वेद कहते हैं। इस वेद में हमें वर्णन किसका मिलता है, संगीत का वर्णन किया गया है। तो इस वेद को हम लोग संगीत का जनक के नाम से, संगीत का जनक जो है इस वेद को ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इस वेद में 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो स्वर जो है सा रे गा मा, वही 7 जो स्वर हैं उसका प्रथम वर्णन जो है सर्वप्रथम इसी वेद के अंदर किया गया है। ठीक है, इसके मंत्र गीत को ऋग्वेदा से लिया गया है। जो इसके जो मंत्र हैं, जो गीत हैं, उसको मंत्र और गीत को ऋग्वेदा से लेकर उसे न्यू मतलब कि बोल सकते हैं कंपोस्ट किया गया है एक नए तरीके से, और उसे एक संगीत के रूप में कन्वर्ट किया गया है सामवेद के अंदर। ऋग्वेद से मंत्र उठाया गया, गीत उठाया गया और उसे कंपोस्ट किया गया, उसे मॉडिफाई किया गया स्वीट सॉन्ग या संगीत के रूप में। ठीक है, इस वेद में पुजारियों के बलिदान पर भी गाया जाता है, गीत वगैरह जो होता है इस वेद के अंदर जो है, गीत जो होता है, गीत
गीत वगैरह जो होता है, संगीत वगैरह जो होता है, जब प्रीस्ट और सेक्रीफाइस करते थे उस समय भी क्या किया जाता था, ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग को गाया जाता था। जैसे कि किसी का मृत्यु हो जाने पर एक तरह का हम लोग जो शोक का मातम बोलते हैं, जो एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, उस समय इस तरह का गीत को गाकर उस प्रकार का एनवायरनमेंट वहाँ तैयार किया जाता था। ठीक है, जैसे सामवेद था संगीत से रिलेटेड, यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है। ठीक है, यज्ञ के विधियों का इसमें वर्णन किया गया। यज्ञ जो है, यज्ञ में जो विधि है, इस प्रकार आपको ये काम करना है, जिसे भी पंडित लोग आते हैं बोलते हैं पहले ये कीजिए वो कीजिए, तो वो जो यज्ञ का विधि है उसका वर्णन यजुर्वेद के अंदर ही किया गया है। इसे गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया, यानी कि हम लोग गद्य यानी कहानी के फॉर्म में भी लिखा गया और पोयम जो कविता होता उसके रूप में भी लिखकर इसे बनाया गया है यजुर्वेद को। ठीक है, आर्यन के जो सामाजिक और धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश डालने वाला वेद, यानी कि वहाँ का सामाजिक किस प्रकार वो समाज में किस प्रकार रहते थे, उसका धर्म पर किस प्रकार विश्वास था, ये यजुर्वेद जो है हमें बताता है। उस पर यजुर्वेद ही प्रकाश डालता आर्यंस का। ठीक है, अब देखिए लास्ट में जो आता है अपना अर्थवेदा। अर्थवेद देखिए, अर्थवेद के अंदर जादू टोना का वर्णन किया गया है। तो जादू टोना हम लोग बोलते हैं, इसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है हमें? अर्थवेद के अंदर मंत्रों से। देखिए यहाँ से मंत्रों से आपका ज्ञान, कर्म, उपासना, आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपकी क्या ज्ञान है, यहाँ मंत्रों से क्या जाता था उसे, मतलब उसका वर्णन किया जाता था। ठीक है, मंत्रों के द्वारा आपके उस वहाँ के कर्म, वहाँ के लोगों का कर्म का किस प्रकार कर्म करते थे, उन लोगों का क्या ज्ञान था, उपासना, सब आदि के बारे में जो है वर्णन किया गया है मंत्रों के द्वारा अर्थवेद में। ठीक है, अब देखिए बहुत बीमारियों का आयुर्वेदिक उपाय बताया गया है। ठीक है, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है बहुत से डिजीज़ का, इसके अंदर अर्थवेद के अंदर बताया गया है, हमें उसका भी वर्णन देखने को मिलता है। अब देखिए इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद माना जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये अब वहाँ के लोगों को कर्म के बारे में, वहाँ की उपासना, इन्वोकेशन जिसको बोलते हैं उसके बारे में बताता है, एक्शन जो कर्म है उसके बारे में, नॉलेज के बारे में हमें वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी देता है। साथ साथ में बहुत बीमारियों का जो है आयुर्वेदिक जो उपाय है उसके बारे में ये वर्णन करता है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ वेद माना गया या तो ब्रह्मवेद कहते हैं। देखिए हर एक वेद का उपवेद है, यानी कि हम बोले थे ना, एक मानिए एक बुक है, एक पुस्तक का भाग कर दिया गया, एक पुस्तक के अंदर कई मटेरियल है। जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट हम लेते हैं, साइंस के अंदर 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स है, जैसे क्या फिजिक्स अपना देखने को मिलता है, जो 3 टाइप ऑफ पैरामीटर्स हमको उसके 3 तरह के एलिमेंट है ना उसके अंदर, साइंस के अंदर एक फिजिक्स है, एक बायो है ना, एक फिजिक्स है, एक बायो है, केमिस्ट्री है। उसी तरह वेदों के अंदर भी उपवेद आता है। जैसे ऋग्वेद के अंदर जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, मेडिसिन्स का। ठीक है, और जनरली जो अधिकतर मेडिसिन्स के बारे में ऋग्वेद के अंदर ही बताया गया है, लेकिन कुछ बीमारियां जो ऐसी हैं उसका जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अर्थवेद के अंदर भी बताया गया है। अब देखिए सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व मतलब क्या होता है? म्यूजिक। गंधर्व का मतलब क्या होता है? म्यूजिक होता है। तो सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद यानी म्यूजिक, और यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर जो उपवेद है उसका वो है धनुर्वेद। जो धनुर्वेद का मतलब आर्ट ऑफ वारफेयर, जो धनुर्विद्या जिसको बोलते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है यजुर्वेद के उपवेद में, यानी कि धनुर्वेद में। अर्थवेद के अंदर लिखा गया है आपका उपवेद जो है वो है शिल्पवेद, यानी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जो कलाएं होती है, मूर्ति वगैरह, उसका जो है वर्णन किया गया है शिल्पवेद, जो कि एक उपवेद है अर्थवेद का। तो हम लोग बात कर चुके हैं वेदास के बारे में, यानी कि वेदा के 4 जो वेद थे उनके बारे में हमने बात कर ली। अब देखिए इसमें और जो हम लोग ब्राह्मणास, आर्णयक और उपनिषद के बारे में उसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। चलिए देखते हैं ब्राह्मणास को। जो ब्राह्मणा है ये वेदों का आसान रूप है। इसके अंदर जो है वेदों के बारे में जो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर हमें कमेंट्री के रूप में मिला जाता है। जो मंत्र है उसे एक प्रकार से ऐसा कमेंट्री के फॉर्म में मिला है। ठीक है, और इसी में उसी चीज़ को वेद को प्रोस के फॉर्म में लिखा जाता है। किस रूप में? प्रोस, कविता, जो कहानी होता है, कहानी के रूप में उसी मंत्र का वर्णन किया गया एकदम कहानी के रूप में, सरल भाषा में। उसी को ब्राह्मणास कहते हैं। ब्राह्मणास जो है अलग अलग वेदों का, अलग हर वेदों के पास अलग ब्राह्मणास है, अलग अलग ब्राह्मणास जो कि उसके मंत्रों का, उसमें प्रयोग गीतों का वर्णन करती हैं। ठीक है, उसी को ब्रह्मणास कहते हैं। ठीक, देखिए
इसके अंदर से हमें धार्मिक और सामाजिक जो है मतलब गतिविधियों का पता चलता है आर्यंस का। इसके अंदर भी हमें क्या पता चलता है, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का हमें पता चल जाता है आर्यंस का। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं आर्नेक की। आर्नेक जो है एक फॉरेस्ट बुक है। कौन सा बुक है, इसे कौन सा किताब मांग, जंगली किताब जो बोलते हैं, जंगल किताब, फॉरेस्ट बुक है। इस किताब के द्वारा जितने भी सन्यासी लोग हैं जो जंगल चले जाते हैं, तो वो अपने शिष्य को, अपने डिसिपल लोगों को, विद्यार्थी गणों को किस प्रकार पढ़ाते हैं। तो वो जो बुक यूज़ करते हैं वो होता है आर्नेक। जो आर्नेक एक बुक माना जाता है, मतलब वही बुक है, सेम चीज़ डिट्टो, मतलब कि उसमें भी वेदों के बारे में बताया गया है, सब चीज़ के बारे में, वेदों का वर्णन, उसके सामाजिक धार्मिक सब चीज़ का वर्णन किया जाता है। लेकिन बुक का खाली नाम, जिस प्रकार नाम चेंज हो जाता है, मैथमेटिक्स बुक क्या होता है ही होता है, लेकिन वो अलग अलग द्वारा लिखा गया, जैसे R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, तो अलग अलग व्यक्ति से द्वारा लिखा गया वही चीज़ है, लेकिन ये अलग अलग टाइप में है। उसी प्रकार यहाँ पर आर्नेक जो है वो फॉरेस्ट जंगल बुक कहलाता है, जो कि सन्यासी लोग यूज़ करते थे अपने बच्चे विद्यार्थी को जंगल में जो रहते हैं वो पढ़ाते हैं इसी बुक के माध्यम से। इन्होंने कुछ बची ब्रह्मनाश, जैसे वेदों का कुछ जैसे माने सरल वर्णन किया गया है, किसी पाठ को छूटा गया, तो जो पाठ छूट गया था उसका जो ब्रह्मनाश, जो ब्रह्मना बनना था, जो सरल भाषा में वर्णन था, उन्होंने कुछ बची ब्रह्मनाश को लिखी थी। ठीक है, अब देखते हैं उपनिषद। उपनिषद को भी देखिए सरल आसान विवरण कहा जाता है वेदों का। उपनिषद एक सही मात्रा में, जो हम लोग बोलते हैं सही तरीके का उपनिषद से है, जो कि सरल भाषा में, जो आसान तरीके से वेदों को समझाने की प्रयास करता है। इसमें बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है, ब्रह्मनाश से भी सरल तरीके से लिखा गया है उपनिषद के अंदर। ठीक है, ये जो किताब है मूल रूप इसका सिद्धांत क्या है, कर्मा के ऊपर, यानी एक्शन, आप क्या कर्म करते हैं, कर्म पर ये ज़्यादा फोकस्ड है। इसका सिद्धांत है इस बुक का कर्म के ऊपर। ठीक है, आपकी कर्म के बारे में, सिर्फ कर्म से अधिकतर रिलेटेड चीज़ जो है ये मतलब हमें बताने की कोशिश करता है इस बुक के माध्यम से। देखिए इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मोक्ष एंड माया। माया जो है मोक्ष माया का विशेष रूप से इसके अंदर वर्णन किया गया है। मोक्ष माया क्या होता है, ये सारे मोक्ष माया हम तो सुनिए डायलॉग इस प्रकार का, तो इस मोक्ष माया का वर्णन जो है इस उपनिषद बुक के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। अभी तक देखिए कुल 108 उपनिषद मतलब लिखे गए हैं, 108 उपनिषद को लिखा गया है। तो ये बात थी वैदिक टेक्स्ट बुक जो है, वैदिक टेक्स्ट का हम लोग कैटेगराइज वर्गीकरण देख रहे थे कि उसके वैदिक बुक को कितने बुक्स हैं, उसके अंदर वेदों से रिलेटेड, मतलब कि वेदों से रिलेटेड, उसके साहित्यिक स्रोतों से रिलेटेड कितने बुक्स के बारे में हमें पढ़ना था। तो वो सारे रिलेटेड चीज़ हमने यहाँ पर देखा, जो कि 4 वेदों के बारे में हमने देखा, ब्रह्मनाश, आर्नेक और उपनिषद। ये चारों जो है इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, वैदिक मतलब वैदिक पीरियड का बोले या वैदिक सिविलाइजेशन का बात करें तो इसके अंदर हमें आर्यंस के सामाजिक, धार्मिक, आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में पता चला, तो गीत संगीतों के बारे में इसी सब में हमें वर्णन देखने को मिला। तो ठीक है दोस्तों, मेरा जो ये पार्ट है यहीं समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में उसके अलग अलग एविडेंस की, उसके जो सोशल और जो रिलीजियस है उसको और भी थोड़ा उस पर बेसी चर्चा करेंगे, वो किस प्रकार वहाँ पर सोसाइटी हुआ करती थी। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल था दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।